इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके बारे में। अब जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, नॉन अलाइंड कंट्रीज़ वर मोर देन मेयरली मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी वो ज़्यादातर मीडिएटर का काम कर रही थी कोल्ड वॉर के दौरान में। द चैलेंज फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्री, a majority of them were categorized as the least developed countries। जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना इन मीडिएटर कंट्रीज़ के लिए, यानी कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के लिए, वो ये था कि उनको उस कैटेगरी में रखा गया था जो लीस्ट डेवलप्ड है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट तो है पर उनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो अदर कंट्री के सामने, जैसे अमेरिका 100% डेवलप्ड है तो उसके सामने वो 50% से भी कम है। ठीक है, तो वॉज टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिक एंड लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। अब उनको था कि वो अपने देश का विकास करें, अपने देश के लोगों को गरीबी से ऊपर उठाएं, अपने देश को ग्रोइंग बनाएं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज़। अब जो एक्चुअली जो एशियन कंट्रीज़ थी ना, इंडिया है और जापान, भूटान, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ में जितनी भी कंट्रीज़ थी ना ये, तो एक्चुअली इन्होंने यूएस और यूएसएसआर के साथ अलायंस ना करने का एक कारण ये था कि उनको उस नई इंडिपेंडेंस मिली थी। और जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि जितनी भी कंट्रीज़ पे पहले कॉलोनिज़म हुआ, दूसरे लोगों ने, अंग्रेज़ों ने राज किया, तो वो सब कौन थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, यही लोग तो थे यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऐसे में फिर इनका सुपर पावर्स का आ जाना, तो ये कंट्रीज़ डरी हुई थी कि भाई अभी तो हमें आज़ादी मिली है, ऊपर से फिर हम किसी कंट्री के अंडर चले जाएं कि उनके साथ अलायंस कर लें। तो इन लोगों के मन में एक डर था कि अभी तो हमें आज़ादी मिली है और फिर हम कहीं किसी तरीके से इनके गुलाम ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस डर की वजह से इन कंट्रीज़ ने फ्री रहना ज़रूरी समझा और एज अ मीडिएटर का काम करना ज़रूरी समझा। पर अब दूसरी सिचुएशन ये थी कि चलो ये मीडिएटर तो बन गए, उन सुपर पावर्स के अंडर नहीं गए। दूसरी सिचुएशन ये थी कि उनके सामने ये अभी बहुत गरीब थी ये कंट्रीज़, इंक्लूडिंग हम, कि इंडिया भी बहुत गरीब था। और कहीं ना कहीं जब अब ये हम लोगों का जब इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो रिचर कंट्री है उन पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक कहाँ गया, अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। तो एक तरीके से इकोनॉमिकली जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो ट्रूली फ्री नहीं थी, पूरी तरीके से इकोनॉमिकली तो बिल्कुल फ्री नहीं थी। इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्री इंक्लूडिंग कॉलोनियल पावर्स। तो वो कहीं ना कहीं रिचर कंट्रीज़ पे डिपेंड थी, फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड, जिसमें से उनको सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिली थी। पॉलिटिकल फ्रीडम इट मीन्स कि उनको पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट चला करती थी ना, जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी अपनी खुद की गवर्नमेंट बन गई, इंडियन गवर्नमेंट। तो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिली थी उन लोगों से, पर इकोनॉमिकल फ्रीडम अभी हमें नहीं मिली थी, क्योंकि अभी हम लोग उतना स्टैंड नहीं करते थे जितना रिचर कंट्री करती थी। उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी सब था, तो हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो ये तो हमारा एक तरीके से मीडिएटर होना तो सही था, पर कहीं ना कहीं अगर हम उनको पूरी तरीके से सोसाइटी से अलग होकर रहते तो हमारा डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता, ठीक है। कहाँ गया? द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो आइडिया था ना ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, और ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन, इसी भाव के साथ, इसी रियलाइजेशन के साथ ओरिजिनेट हुआ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल्ड टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो
अब ये जो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने ट्रेड और डेवलपमेंट को लेके एक वो निकाली, रिपोर्ट निकाली, जिसमें बताया, मतलब नई ट्रेड पॉलिसी और डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया उस रिपोर्ट के अंदर। द रिपोर्ट प्रपोज द रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई थी कि कैसे इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। Give the LDC control over their natural resources exploited by developed Western countries। उन्होंने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को ना मतलब सॉरी गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ थी उन्हें उनको पूरा कंट्रोल ओवर दे दिया उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने अपने अंडर ले लिए थे। जैसे हमारे सारे जंगल उन्होंने अपने अंडर ले लिए थे, हमें हमारे जंगलों में से लकड़ी काटने नहीं देते थे, फ्यूल नहीं लेने देते थे, सारा यहाँ का टिम्बर उन्होंने ख़त्म कर दिया, ओक ट्रीज़ उन्होंने ख़त्म कर दिए, हमारे देश का सारा ये नील उन्होंने फिनिश कर दिया, और यहाँ से जो कॉटन बनता था, जो अच्छा कॉटन बनता था, वो सब अपने देश में एक्सपोर्ट कर दिया। तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज उन्होंने ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो अभी जब ये नई ट्रेड पॉलिसी आई तो सबसे पहले इस ट्रेड पॉलिसी में उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल ओवर था वो हमें दे दिया। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial to the poorer countries। ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न मार्केट्स को हमारे लिए वेस्टर्न मार्केट्स खोल दी ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स वहाँ सेल कर सकें और बेनिफिट्स ले सकें और अपनी कंट्रीज़ को पुअर कंट्री से थोड़ा अपलिफ्ट कर सकें, ऊपर उठा सकें। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी की कुछ जो कॉस्ट थी उसको हमारे लिए सस्ता कर दिया, चीप कर दिया पुअर कंट्रीज़ के लिए। प्रोवाइड LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। हमारे लिए उन्होंने ज़्यादा, जैसे एक देश में कानून बनाया जाता है ना, कि जैसे हमारे कंट्री में कानून बना कि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाते हैं, ऐसा ही इंटरनेशनल कानून बने जिसमें पुअर कंट्री यानी कि इंक्लूडिंग इंडिया, पुअर कंट्रीज़ को कुछ बेनिफिट्स दिए गए, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए कि भाई इन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, इन लोगों के लिए मार्केट्स खोल दो कि ये लोग थोड़ा बेनिफिट्स कमा सके, अपनी कंट्री का थोड़ा सा ध्यान रख सकें, इस तरीके से। Gradually, the nature of non-alignment changed to give greater importance to economic issues in 1960। धीरे धीरे जो नेचर था नॉन अलाइनमेंट का वो चेंज हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा ठीक है, तो उनका जो ये था नॉन अलाइनमेंट जो थे उनका वो थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट होने लगे। ठीक है, एट फर्स्ट समिट इन द बेलग्रेड इकोनॉमिक इशूज़ हैड नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट समिट हुआ बेलग्रेड में उसमें इकोनॉमिक इशूज़ जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं थे। बाय मिड 1970 दे हैड बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। पर 1970 के मिड में इकोनॉमिक इशूज़ को इम्पॉर्टेंट इशूज़ में रखा गया। एज अ रिजल्ट NAM became economic pressure group by late 1980s। However, the NIEO initiative had faded mainly because of the stiff opposition from the developed country who acted as united group while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of the opposition। Okay, तो अब जो 1980 के आते आते जो NIEO, एक सेकेंड में इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कि जिसके अंदर ये सब चीज़ें रखी गई थी ना कि भाई मतलब कि उन्होंने सोचा था कि भाई इन पुअर कंट्री को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। फिर अनएक्टेड UNCTAD लाया गया जिसमें ये सब शर्तें रखी गई थी, ये 4 शर्तें। तो
फिर ना तो जो NIEO था जिसके अंदर पुअर कंट्री के उसमें के बारे में सोचा गया कि मतलब उनके फेवर में सोचा जा रहा था ना, कि इस रियलाइजेशन के साथ इकोनॉमिक ऑर्डर को रखा जा रहा था कि पुअर कंट्री का भी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो ये धीरे धीरे फेड होने लग गया, ये वाली जो उनकी फीलिंग थी उनके अंदर, रिचर कंट्री जो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो क्योंकि स्टिफ अपोजिशन था, मतलब एक कड़ा विरोध था फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री हु एक्टेड एज यूनाइटेड ग्रुप, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो एक यूनिटी में थी, मतलब उनकी यूनिटी ऐसी थी कि वो सब लोग एक थे, और जबकि नॉन अलाइन कंट्री स्ट्रगल कर रही थी अपनी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। और जहाँ पे वहीं पे जो रिच कंट्रीज़ थी, जो अलाइन कंट्रीज़ थी, उनके बीच बहुत एकता थी, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, मतलब 1980 के आने तक फिर चीज़ों में बदलाव आने लग गया, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया एंड द कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे।